Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series। तो जैसा कि आप सभी को पता है, एम्स प्री का जो एग्ज़ाम है वो सभी का हो चुका है और अभी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जो सामने है वो है एम्स मेंस का। ठीक है, नॉट सेट का जो मेंस है वो पेपर है आपके, बहुत ही ज़्यादा नियर बाई है। तो बिना आप सभी अपने रिजल्ट का वेट करें, जिसका भी पेपर लगता है कि हाँ मेरा थोड़ा अच्छा गया है पेपर, मैं अपने जो क्वालिफिकेशन जो मार्क्स है उतने आ रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, तो वो तुरंत बिना किसी देरी के मेंस की प्रिपरेशन के लिए लग जाइए। मेंस में आप सभी को पता है किस प्रकार का पेपर रहेगा, आपका सिनेरियो बेस्ड पेपर रहेगा। तो सिनेरियो बेस्ड के साथ साथ में आपको लास्ट नोट सेट का जैसा पेपर आपको उसके सिमिलर पेपर देखने को मिलेगा। तो आप प्रिपेयर रहें सिनेरियो बेस्ड के लिए और साथ साथ में जो प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यूज हैं उनके लिए भी। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे एमसीक्यूज होंगे वो 4-5 लाइंस के अंदर आपको डिफाइन किए हुए मिलेंगे, क्योंकि इतने बड़ा लेंथी पेपर हो जाएगा फिर वो 1.5 घंटे में होना थोड़ा मुश्किल है। तो बस आपकी अप्रोच दोनों के अकॉर्डिंग ही रहनी चाहिए, किसी एक पेपर के भरोसे मत रहना। बताया है उन्होंने सिनेरियो बेस देंगे, मगर थोड़ा प्रैक्टिकल बेस भी आएगा। ठीक है, और बाकी का सिनेरियो बेस, दोनों को कंबाइंड के अंदर एमसीक्यू आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी एम्स जाने वो कैसा बनाएगा। तो अभी अपनी जो क्लासेस रहेगी वो करंटली रहेगी अपने मेंस को लेके, जिसके अंदर हम कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और कुछ सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। किस प्रकार से सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करना है वो अपन यहाँ पे समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। ओके, तो ये हमारा स्केड्यूल है मेंस टेस्ट सीरीज़ के लिए, जो अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम डेट, अकॉर्डिंग टू डेट्स हमने क्या की रखा है यहाँ पे। इसके अंदर आपको टोटल 6 अक्टूबर तक आपको जो है यहाँ पे टेस्ट पेपर देखने को मिलेंगे। एक टेस्ट होगा मॉर्निंग में लाइव और एक टेस्ट होगा इवनिंग में लाइव, मतलब पर डे आपको 2 पेपर मिलेंगे सिनेरियो बेस और साथ में प्रैक्टिकल बेस एमसीक्यू रखे हैं हमने। ठीक है, और वीकली यहाँ पर जो एज ए पूरा कंबाइंड आपके जो एग्जाम कंप्लीट सिलेबस का उस तरह का पैटर्न यहाँ पे रखा गया है। बाकी अकॉर्डिंग टू सिस्टम वाइज हम यहाँ पे मॉर्निंग इवनिंग में पेपर कंडक्ट करवाएंगे और लाइव आपकी रैंकिंग वगैरह हम सभी को जैसे बताते आए हैं प्रीवियसली वैसे हम सभी आपको बता देंगे। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। तो एमसीक्यू है अपना, ए पेशेंट प्रेजेंटिंग टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट with complaints of chest pain aggravated by coughing and relieved by sitting upright। एक पेशेंट है आपके पास में आया इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, उसको क्या हुआ है, चेस्ट पेन की उसको कंडीशन है। चेस्ट पेन एग्रीवेट कब होता है, जब वो कफिंग करता है, डीप ब्रीथिंग करता है तो उसको क्या होता है, चेस्ट पेन होता है। और रिलीव्ड कब होता है चेस्ट पेन, जब वो शांति से अपराइट पोजीशन में बैठता है। मैं हैव एडिशनल फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग ऑफ, तो यहाँ पर उसके और साथ में क्या फाइंडिंग देखने को मिलेगी पेशेंट में, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यू भी है और सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू भी है। ठीक है, दोनों ही यहाँ पे, ऐसा नहीं कि भाई ज़्यादा बड़ा एमसीक्यू होगा वही सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू होगा, छोटे एमसीक्यू भी सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू में इंक्लूड हो सकते हैं। तो क्या रहेगा अपना आंसर, देखिए ऑप्शंस में क्या लिखा है, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रेप, पल्सस पैराडॉक्सस, क्रैकल्स या फिर वीजिंग। आंसर क्या रहेगा, देखो क्रैकल्स के बारे में मैंने आपको अभी लास्ट 1-2 क्लास के अंदर मैंने आपको बताया होगा इसके बारे में, और वीजिंग के बारे में भी बताया है। ठीक है, और पल्सस पैराडॉक्सस के बारे में भी हमने पढ़ लिया है क्या होता है, और पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रिप के बारे में भी पढ़ा है मैंने, एक टॉपिक पढ़ाया था कंप्लीट, उसके अंदर ये पढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो चारों चीज़ें पढ़ाई हुई है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई नया है आप लोगों के लिए। तो सभी का आंसर यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। वीडियो पॉज कीजिए, आंसर गैस कीजिए और वापस से वीडियो स्टार्ट कीजिए। तो देखिए अपना जो यहाँ पे आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब। ठीक है, जो पेरिकार्डियल है, जो लेयर होती है हार्ट की, उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा है, पेशेंट को पेन हो रहा है। बाकी पल्सस पैराडॉक्सस में ऐसा नहीं होता है, क्रैकल्स में ऐसा नहीं होगा, कफ वीजिंग में भी ऐसा नहीं होता है। क्यों होता है यहाँ पे, तो देखो पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रेप कब होता है और इसके अंदर पेन कब होता है। तो देखो एक कंडीशन अपन पढ़ते हैं जिसे अपन क्या बोलते हैं, पेरिकार्डाइटिस।
या फिर इसी के सिमिलर एक कंडीशन और होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, कार्डियक टैम्पोनेट। ये दोनों कंडीशंस होती है जिनके अंदर आपको ऐसा सिनेरियो बना के एग्जामिनर पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो देखिए, पेरिकार्डाइटिस के अंदर तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम। जो हार्ट की प्रोटेक्टिव लेयर होती है। इसके बाद में देखो यहाँ पर पेन हो रहा है, इससे भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है कि जो पेरिकार्डाइटिस के अंदर जो पेन होता है वो कौन सी नर्व की वजह से होता है, वो होता है फ्रेनिक नर्व की वजह से। ठीक है, पेन फील होता है अपने को किसी कौन सी नर्व की वजह से, फ्रेनिक नर्व की वजह से। नेक्स्ट, अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले मोस्ट कॉमन कॉज फॉर कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, तो क्या रहेगा आपका आंसर, ट्यूबरकुलोसिस। सिनेरियो बना के कैसे भी पूछ सकता है आपसे। और पेरिकार्डाइटिस के अंदर कौन सा बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल होता है, तो ये भी देख लीजिए। एक तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज कौन किसके लिए बताया मैंने आपको, कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, पेरिकार्डाइटिस के अलग अलग टाइप होते हैं, उसके अंदर अगर कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो रहा है तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस। इसके बाद में देखिए, पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस में एक एमसीक्यू और बनता है आपका, वो बनता है मोस्ट कॉमन पेरिकार्डाइटिस, कार्डाइटिस से रिलेटेड बता रहा हूँ मैं आपको, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एंडोकार्डाइटिस। तो यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया रहता है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस। अब देखिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया आजकल एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं और हम जो पढ़ा रहे हैं वो क्राइटेरिया भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो, पेरिकार्डाइटिस के अंदर जो क्राइटेरिया जो पूछा जाता है, इस क्राइटेरिया को हम क्या कहते हैं, ड्यूक्स क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया होता है, ड्यूक्स क्राइटेरिया। क्या होता है इस क्राइटेरिया में, अब यहाँ पर आप लोग कुछ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ड्यूक्स क्राइटेरिया तो एंडोकार्डाइटिस के लिए होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, आपको देखो सिमिलर अगर एमसीक्यू पूछेगा क्राइटेरिया के बारे में तो इसके बारे में पूछ सकता है, ड्यूक्स क्राइटेरिया के बारे में। ठीक है, क्या होता है, एंडोकार्डाइटिस के बारे में ये क्राइटेरिया आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और पेरिकार्डाइटिस की कंडीशन के अंदर भी ड्यूक्स क्राइटेरिया को काम में ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते, मगर स्पेशली ऑप्शन में दे रखा हो आपको पेरिकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, मायोकार्डाइटिस, तो किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है ये होता है एंडोकार्डाइटिस के लिए। ड्यूक्स क्राइटेरिया, इसके अंदर दो तरह के क्राइटेरिया होते हैं, एक होता है मेजर क्राइटेरिया, सेकंड वन होता है क्या, माइनर क्राइटेरिया। तो एक बार देख लीजिए ड्यूक्स क्राइटेरिया क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए किसके लिए होता है, सबसे पहले तो एंडोकार्डाइटिस के लिए। दो इसके अंदर क्राइटेरिया रहते हैं, एक होता है माइनर क्राइटेरिया, सेकंड वन होता है मेजर क्राइटेरिया। और माइनर मेजर के आधार पर हम देखते हैं कि एंडोकार्डाइटिस पॉजिटिव है, यहाँ पे ड्यूक क्राइटेरिया पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं माइनर क्राइटेरिया की। तो यहाँ पर एक मेनोमिक बन जाता है अपना, कौन सा, TIMER। तो टी से क्या होता है, टेम्परेचर कितना रहेगा पेशेंट का, मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस। आई से क्या रहेगा, इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना। ठीक है, एंडोकार्डाइटिस में इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना की बात करें तो क्या आता है, ओस्लर नोड, रोथ स्पाउट्स या फिर रोथ स्पॉट, ये यहाँ पे इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना होते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में देखिए एम से क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजिकल एविडेंस।
माइक्रोबायोलॉजिकल एविडेंस में आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव कल्चर टेस्ट। जो आप ब्लड कल्चर कराओगे तो वो वहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, किसके लिए? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के लिए। ठीक है, इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा आपको? एम्बोलिक फिनोमिना। ठीक है, एम्बोलिज्म बनने का यहाँ पे चांसेस रहता है। इसके बाद में लास्ट एंड फाइनल आर से क्या होता है? रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में आप क्या आ जाएगा? कंजेनाइटल हार्ट डिजीज वाली कंडीशन। ठीक है, और कोई आईवी ड्रग यूजर है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। तो ये तो हो गया कौन सा क्राइटेरिया? माइनर क्राइटेरिया। किसका? ड्यूक्स क्राइटेरिया का माइनर क्राइटेरिया। रोज रोज स्पॉट एंड ओस्लर नोट्स के बारे में देख लेना, पूछा रहता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो मेजर क्राइटेरिया। मेजर क्राइटेरिया में अपन क्या देखते हैं? क्या मिनोमिक रहता है अपना? बी। दोनों को अगर कंबाइंड में लिखें तो क्या हो जाता है? बी टाइमर। इसे याद रखोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे इसको। बी से क्या रहेगा? ब्लड कल्चर पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव तो इसमें भी आ रहा है, इसमें मैंने आपको बता दिया पॉजिटिव। ऐसा क्या है मेजर में? जो भाई मेजर में वापस से लिखा गया है, तो देखो ब्लड कल्चर अगर अपन 2 टाइम से ज्यादा बार करवा रहे हैं तो वो क्या आता है? पॉजिटिव आता है विद इन 12 आवर्स के अंदर अंदर। तो 12 घंटे में अगर हमने एक बार कराया तो पॉजिटिव आया, फिर से कराया तो फिर से पॉजिटिव आएगा। तो ये किसको डिनोट करता है? ये करता है मेजर क्राइटेरिया को। इसके बाद में देखिए एंडोग्राफिक चेंजेस हो जाएंगे पेशेंट के अंदर। एंडोकार्डियोग्राफिक चेंजेज। ठीक है, जो एंडोकार्डियम लेयर वगैरह है उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। तो ये हो गए कौन से क्राइटेरिया? ड्यूक्स क्राइटेरिया के बारे में। अब ये तो हो गए डायरेक्ट इनसे एमसीक्यू आने वाले। अब नेक्स्ट अगर एमसीक्यू नया एमसीक्यू बनता है तो वो ये एमसीक्यू बनेगा, डेफिनेटिव डायग्नोसिस किसे कहेंगे? डेफिनेटिव डायग्नोसिस हम किसको बोलेंगे? तो देखो डेफिनेटिव डायग्नोसिस में क्या आएगा? 2 मेजर क्राइटेरिया। जब हम ड्यूक्स क्राइटेरिया करते हैं तो अगर 2 मेजर क्राइटेरिया हमें मिल जाते हैं तो वो डेफिनेटिव डायग्नोसिस से आगे करने की जरूरत नहीं है। और 1 मेजर एंड 3 माइनर क्राइटेरिया। या तो 1 मेजर और 3 आपको छोटे वाले क्राइटेरिया मिल जाए तो डेफिनेटिव डायग्नोसिस हो जाएगा। अगर ये भी नहीं है तो पांचों के पांचों माइनर क्राइटेरिया अगर मिल रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएंगे? डेफिनेटिव डायग्नोसिस हो जाएगा इसका। ठीक है, एक एमसीक्यू हो गया डेफिनेटिव डायग्नोसिस का। नेक्स्ट अगर एमसीक्यू बनेगा तो वो बनेगा पॉसिबल डायग्नोसिस। पॉसिबल डायग्नोसिस का क्या मीनिंग होता है? देखिए पॉसिबल डायग्नोसिस का बोलेंगे 1 मेजर कि भाई हाँ हो, ठीक है, हो सकता है। पॉसिबल मतलब पॉसिबिलिटी है, डेफिनेटिव मतलब कंफर्म हो गया वो। ठीक है, पॉसिबल डायग्नोसिस में क्या होता है? 1 मेजर एंड 1 माइनर, या फिर ओनली एंड 3 माइनर क्राइटेरिया। या तो आपको 3 माइनर क्राइटेरिया मिल जाए या फिर 1 मेजर और 1 माइनर क्राइटेरिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ड्यूक्स क्राइटेरिया, पूछा रहता है। सिनेरियो भी बन सकता है, एक्सेप्ट वाला एमसीक्यू भी बन सकता है, प्रैक्टिकल एमसीक्यू भी बन सकता है, और क्लिनिकल केयर बेस्ड एमसीक्यू भी बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है? कार्डियक टेम्पोनेट। कार्डियक टेम्पोनेट का क्या मतलब होता है? फ्लूइड एक्यूमुलेशन। किधर? पेरिकार्डियल स्पेस में। कितना फ्लूइड कलेक्ट होगा? तो देखिए सबसे पहले बात तो अगर फ्लूइड कलेक्शन हो जाएगा तो प्रॉपर तरीके से वेंट्रिकुल जो है वो फिल नहीं हो पाएंगे। ये एक बात ध्यान में रखना, फिल नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा? बॉडी में हाइपोटेंशन आता है। ठीक है, नो प्रॉपर फिलिंग वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स पूरे फिल नहीं होंगे तो वो कम अमाउंट के अंदर ब्लड कार्डियक आउटपुट करेंगे। जब कार्डियक आउटपुट कम रहेगा तो क्या होगा? हाइपोटेंशन आएगा। नॉर्मल पेरिकार्डियल फ्लूइड कितना होता है? ये होता है 15 टू लेके 50 ml तक। ठीक है, ये रेंज है। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकती है। ये एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं कि भाई कितना होता है, 20 25 ऐसे करके। ठीक है, तो 15 टू लेके 50 ml तक नॉर्मल अपना रहता है।
अब इस ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आता है, कार्डियक टेम्पोनेट में पढ़ते हैं अपन, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैक्स क्राइटेरिया। ठीक है, बड़े बड़े वर्ड्स में लिख रहा हूँ मैं बैक्स क्राइटेरिया, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इस क्राइटेरिया में क्या पढ़ोगे आप, पेशेंट को क्या होगा, लो ब्लड प्रेशर, फर्स्ट वन। सेकंड वन क्या होगा यहाँ पे, जुगुलर वेन का डिस्टेंशन। इसके बाद में थर्ड क्या होगा, डिस्टेंडेड हार्ट साउंड। जिसे हम क्या बोलते हैं, मफल्ड हार्ट साउंड। ठीक, अब देखिए हमने क्या बताया कि जो वेंट्रिकुलर जो है वो प्रॉपर तरीके से फिल नहीं होंगे। अब वेंट्रिकल प्रॉपर तरीके से फिल नहीं होंगे तो वो कार्डियक आउटपुट कम करेंगे, कार्डियक आउटपुट कम करेंगे तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर कम होगा तो सपोज कीजिए यहाँ ये अपना क्या हो गया, वेंट्रिकल हो गया, इस वेंट्रिकल से आयोटा निकल रही है। अब ये कार्डियक टेम्पोरिटी की वजह से पूरा तरीके से फील नहीं हो रहा है, जब डायस्टोल पूरा पूरा नहीं होगा, ठीक है, तो इसके अंदर फीलिंग कैसे आएगी, फीलिंग नहीं आएगी तो वो कितना बाहर निकालेगा, ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट कम हो गया। तो अब देखिए जो ऊपर जो सुपीरियर वेना के से और जो ब्लड वगैरह आ रहा था उसके अंदर क्या होगा, होल्ड होगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाएगा वापस पल्मोनरी वेन से आएगा, तो इन सब में क्या रहेगा, ब्लड यहाँ पे ज्यादा रहेगा, तो क्या होगा आपका, जुगुलर वेन में डिस्टेंशन आएगा। आगे बात समझ में। अब जब जुगुलर वेन में वगैरह डिस्टेंशन आएगा तो हार्ट कैसा हो जाएगा, ठीक है, हार्ट पे भी लोड बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्डियक टेम्पोनेट है, कैविटी बन गई, फ्लूइड आ गया इसके अंदर। अब जब आप इसका साउंड सुनोगे तो कैसा साउंड सुनाई देगा आपको, मफल्ड हार्ट साउंड। इसे कहते हैं ब्रेक डेक्स क्राइटेरिया। अब देखिए इसके अंदर अपना आंसर कौन सा रहा, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रिप। क्या आंसर रहता है, कैसे रहता है, कैसे ये आंसर अपना निकला, ये हमने अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। आई नो 15 मिनट्स हो चुके हैं, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आ गया तो आपके लिए काफी बेहतर होगा, ठीक है। मैं आपका बिल्कुल भी टाइम एक्स्ट्रा कंज्यूम नहीं करूंगा किसी भी बात के लिए, केवल अपन पढ़ाई पे फोकस करेंगे। बट ये है कि अगर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो मेरा थोड़ा रहता है कि हाँ उसको एक बार थोड़ा क्लियर करवा दिया जाए, क्योंकि एग्जाम टाइम है, हो सकता है आपने इसे छोड़ दिया हो मगर ये एग्जाम में आने लायक एमसीक्यू बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, कोई बात नहीं, अपन क्या करेंगे, जितने एमसीक्यू अपन डेली सोल्व कर रहे हैं उतने तो मैं सोल्व करवाऊंगा, भले यहाँ पे थोड़ा अपना टाइम बढ़ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, व्हाट शुड द इनिशियल एक्शन ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्स बी if a patient develop slurred speech, disorientation to time, place and palace, who sustained a head injury 24 आवर ago। ठीक है, 24 घंटे पहले किसी को हेड इंजरी हुआ था, मेडिकल सर्जिकल नर्स है, ठीक है, जो मेडिकल सर्जिकल वार्ड में काम कर रही है या फिर काम कर रही है, वो क्या इनिशियल एक्शन लेगी, कब, जब पेशेंट को क्या हो रहा है, स्लाइड स्पीच हो रहा है, ठीक है, सही ढंग से बोल नहीं पा रहा है, डिसओरिएंटेड हो गया टाइम प्लेस और पर्सन को लेके, तो ऐसे में नर्स क्या करेगी। ऑप्शंस क्या है, रीचेक द पेशेंट्स न्यूरोलॉजिकल स्टेटस इन 15 मिनट्स के 15 मिनट में वापस से चेक करें, रिपेयर द पेशेंट फॉर इमरजेंसी सर्जरी, इमरजेंसी सर्जरी के लिए वापस उसको रिपेयर करे कि भाई हाँ ठीक है अभी हो गया, तो हो सकता है हेड इंजरी की वजह से कोई एसडीएच हो गया हो, ईडीएच हो गया हो, तो उसको ट्रीट करना पड़ता है इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर, ठीक है, उसके लिए उसको प्रिपेयर करेंगे। कंटिन्यू द आर्ली न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, अपन आर्ली असेसमेंट कंटिन्यू रखेंगे, या फिर इन्फॉर्म द न्यूरोसर्जन ऑफ द पेशेंट स्टेटस। सीधी सी बात है, इन्फॉर्म ही करना है आपको, ठीक है। अगर देखो जहाँ पे एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन दे रखा हो प्रायोरिटी जाएगी उसको, अगर जहाँ पे इस वो नहीं है ऑप्शन के अंदर फिर बाद में जाता है इन्फॉर्म टू न्यूरोसर्जन, ठीक है, अपना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको डॉक्टर को बात कर लो, डॉक्टर जैसा बोलेगा हम कर लेंगे, ठीक है। मगर जब ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर हमें थोड़ा अप्रोच दूसरी लेनी पड़ेगी। आपने जब अगर कभी एनक्लेक्स वगैरह के एमसीक्यू सोल्व किए होंगे ना, तो वो स्टार्टिंग के 15-20 पेजेस के अंदर यही बताते हैं कि एनक्लेक्स एग्जाम कैसा होता है, किस प्रकार से उसको सोल्व करना होता है, तो वो उसमें यही बताते हैं। एज ए नर्स आप क्या कर सकते हो, एयरवे सर्कुलेशन ब्रीथिंग वगैरह इन सबको देखना होता है। फिर अगर आपसे ये सब ऑप्शंस में नहीं है तो फिर आप अभी हेल्थ केयर प्रोवाइडर पे वो अपना करेक्ट आंसर रहता है, तो इस प्रकार के अप्रोच आप करना सीखो, ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, ड्यूरिंग इंट्यूबेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सक्सिनेलकोलिन कैन कॉज ब्रेडिकार्डिया। ध्यान में रखना, एमसीक्यू बन सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट यूज्ड एज ओवरकम दिस इफेक्ट। देखो क्या किया गया था,
इंट्यूबेशन जब करते हैं तो क्या सक्सिनाइलकोलिन का यूज किया गया, सक्सिनाइलकोलिन यूज करके उसने अपना इफेक्ट दे दिया जो इंट्यूबेशन में चाहिए होता है, मगर उसका साइड इफेक्ट आ गया कि ब्रेडिकार्डिया करने लग गया पेशेंट को। अभी देखो कौन सा एजेंट आप दोगे तो उससे क्या होगा, जो ब्रेडिकार्डिया का इफेक्ट है उससे ओवरकम हो जाएगा, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया ट्रीट हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन देखो, लीडोकाइन, एड्रेनालिन, एट्रोपिन, कैल्शियम ग्लूकोनेट। क्या रहेगा आंसर अपना? देखिए इंट्यूबेशन के टाइम पे हम क्या देते हैं, सक्सिनाइलकोलिन देते हैं। सक्सिनाइलकोलिन किस प्रकार का होता है, तो मसल रिलैक्सेंट। उससे क्या होगा, जो जैसे लेरिंगो स्पाज्म वगैरह हो रखा हो पेशेंट को, ठीक है, ट्रेकियल स्पाज्म वगैरह हो रखा हो तो उससे क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। दूसरा, इट हेल्प इन फास्ट इंडक्शन ऑफ इंट्यूबेशन। फास्ट इंडक्शन से क्या मतलब होता है कि जो एनेस्थेसिया का जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, इंट्यूबेशन हो जाए, ठीक है, इसलिए इसको इमरजेंसी केस के अंदर काम में लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए फास्ट इंडक्शन से क्या मतलब, आपका सबसे पहली बात इसकी डोज कितनी होनी चाहिए, तो डोज रहती है इसकी 1 mg पर केजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। डोज पूछ ले तो बता देना, इतना पूछेंगे नहीं डोज को जितना मुझे लगता है। अब देखिए सक्सिलाइलकोलिन को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी क्यों दी जाती है, क्योंकि देखिए जब इंट्यूबेशन करते हैं तो हमें क्या चाहिए, फास्ट इफेक्ट चाहिए होता है, ठीक है, ताकि जब इमरजेंसी कंडीशन में अगर इंट्यूबेशन करने की जरूरत पड़ेगी तो हमें फास्ट इफेक्ट चाहिए होता है मसल रिलैक्सेंट का। तो उसमें क्या आता है, सक्सिनाइलकोलिन, ठीक है। कितना ऑनसेट, कितना टाइम होता है, कितना सेकंड में ऑनसेट हो जाता है, 45 टू 60 सेकंड्स के अंदर ऑनसेट हो जाता है, एमसीक्यू बन सकता है इससे। और ड्यूरेशन कितना रहता है, और ये इसकी क्या होगी, डोज हो गई, ठीक है। डोज और ऑनसेट से एमसीक्यू बन सकता है इसका, ठीक है। और ये फास्टेस्ट एक्टिंग डीपोलराइजिंग एजेंट होता है फॉर कंडक्शन ऑफ इंट्यूबेशन, ठीक है। पैरालाइटिक एजेंट मतलब क्योंकि रेस्पिरेटरी सॉरी मसल रिलैक्सेंट होता है, तो ठीक है, जो मसल रिलैक्सेंट है मतलब मसल्स को एकदम रिलैक्स करके रखता है, मतलब एक्ट एज ए पैरालाइटिक एजेंट फॉर रैपिड सीक्वेंस ऑफ इंट्यूबेशन इन एडल्ट। एडल्ट्स के अंदर इसको मोस्ट कॉमनली काम में लेते हैं, पीडियाट्रिक एंड उसमें भी काम में लेते हैं, मगर ज़्यादा एडल्ट में रखते हैं इसको। उसके बाद में इसके सेकंड नंबर पे क्या आता है, वेक्यूरोनियम, उसके बाद में रोक्यूरोनियम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद में नोरेफिनेफ्रिन, एफ्रिन, डोपामाइन, फेनिलेफ्रिन, इनकी भी डोज दे रखी होती है इंट्यूबेशन के टाइम पे, ठीक है। ये अपना एमसीक्यू टॉपिक नहीं था, बस अपना ध्यान किसको रखना है, सक्सिनाइलकोलिन के बारे में। अब इसने क्या कॉज कर दिया, ब्रेडिकार्डिया। तो ये जो ब्रेडिकार्डिया कॉज कर रहा है तो ये किसमें करता है, स्पेशली इन चिल्ड्रंस के अंदर। चिल्ड्रंस में भी जब दिया जाता है इसको तो ये क्या कर देता है, ब्रेडिकार्डिया कॉज कर देता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या प्रोवाइड करवाते हैं, एट्रोपिन। क्या देते हैं हम, एट्रोपिन। तो एमसीक्यू का अपना आंसर क्या जाएगा, एट्रोपिन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। एमसीक्यू आता है, एट्रोपिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग द सक्सिनाइल कोलिन इंड्यूस्ड ब्रेडिकार्डिया। अब कुछ बच्चों के अगर जो सीरियस में एकदम सीरियसनेस के साथ में पढ़ाई कर रहे हैं उनके डाउट होगा, क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले एक एमसीक्यू बताया था कि उसमें अपन क्या करते हैं, लिग्नोकाइन यूज में लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी ऑप्शन में लिग्नोकाइन है, तो किसी ने अगर करेक्ट किया है तो उसको मैं बता दूं। यहाँ पर देखो मोस्ट कॉमन जब ये ब्रेडिकार्डिया होता है, किस में बताया था मैंने आपको, चिल्ड्रंस के अंदर। तो चिल्ड्रंस के अंदर ये अपन काम में लेते हैं एट्रोपिन। एडल्ट के अंदर काम में लेना तो आप किसको लोगे यहाँ पे, लीडोकाइन को, क्योंकि लीडोकाइन जो होता है वो मोस्ट कॉमन अपने एडल्ट पेशेंट्स के अंदर ही काम में लिया जाता है, ठीक है। ऐसा एमसीक्यू पूछेगा नहीं एग्जामिनर, क्योंकि बनते हुए मैंने देखा नहीं है, बस ये जो एमसीक्यू है ये बना हुआ है, ठीक है, जस्ट फॉर नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ। लीडोकाइन भी दे सकते हैं, मगर लीडोकाइन बच्चों में यूज नहीं लेते हैं, और स्पेशली सक्सिनाइलकोलिन के लिए तो ज़्यादा ड्रग ऑफ चॉइस, जब ड्रग ऑफ चॉइस ही एट्रोपिन है, लीडो। अब ये तो वो बात होगी ना कि विटामिन सी किससे मिलता है आपको,
लेमन से मिलता है, ऑरेंज से मिलता है, मगर ज़्यादा किससे मिलता है? लेमन से मिलता है। उसी प्रकार से ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग कौन रहेगी यहाँ पे? एट्रोपिन रहेगी। ठीक है, तो अपना आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? एट्रोपिन। ठीक है, इस लिडोकाइन को भूल जाओ, नहीं तो आप एग्जाम टाइम पे कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट एमसीक्यू। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट्स वगैरह कर देना। कंप्रेशन ऑफ ब्लीडिंग कैरोटिड आर्टरी इमीडिएटली लीड्स। ठीक है, जब कैरोटिड आर्टरी से ब्लीडिंग हो रही होती है, हम क्या कर देते हैं? कंप्रेशन करते हैं उस पर। कंप्रेशन करते हैं तो ये क्या लीड कर देता है, क्या कोज कर देता है? वोमिटिंग, स्ट्रोक, ब्लाइंडनेस या फिर लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। क्या रहेगा आंसर? क्या रहेगा आंसर? वोमिटिंग, स्ट्रोक, ब्लाइंडनेस, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। देखो ज़्यादा सोचने का है नहीं इसके अंदर। देखो वोमिटिंग कैसे कोज करेगा? नहीं कर सकता। ठीक है, ब्लाइंडनेस भी नहीं कोज कर सकता, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल भी कोज नहीं कर सकता। आंसर क्या बचा आपका? स्ट्रोक। स्ट्रोक क्यों? क्योंकि स्ट्रोक यहाँ पे किससे रिलेटेड होता है? ब्रेन से रिलेटेड। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे बात ब्रेन से रिलेटेड होगी। जब कैरोटिड आर्टरी को हम क्या कर देंगे? कंप्रेस कर देंगे, तो क्या होगा? ब्रेन की ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होगी। और ब्रेन एकमात्र ऐसा रहता है कि जिसको हर टाइम, हर 24/7 उसको क्या चाहिए? ब्लड चाहिए। इफेक्टिवली वर्क करने के लिए सबसे ज़्यादा अपन ब्रेन, लीवर वगैरह इनको चाहिए होता है। तो यहाँ पे अपन कुछ टाइम के लिए भी अगर कंप्रेशन कर देते हैं तो ये क्या कर देगा? ब्लड फ्लो में कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। तो उससे क्या होगा? पेशेंट के अंदर डिटोरेशन वाले साइन सिम्टम आएंगे यहाँ पे। ठीक है, डिटोरेशन साइन सिम्टम कैसे? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस आ जाएगा, प्यूपिल डायलेशन आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के साइन सिम्टम आने लग जाएंगे पेशेंट को, क्योंकि यहाँ पे ब्रेन अफेक्ट हो गया है। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा अपना? स्ट्रोक। बाकी अ, जैसे ब्लाइंडनेस हो गया, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल हो गया, तो पर्टिकुलर कोई नर्व इंजरी हो तब भी हो सकता है, बट जो कैरोटिड आर्टरी में कंप्रेशन की वजह से ये नहीं देखने को मिल सकता। नेक्स्ट एमसीक्यू। ए 12-year-old child was brought to the emergency department 30 minutes after accidental ingestion of 12 tablet of paracetamol 650 mg। तो देखिए, एक 12-year-old बच्चा है जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है आपके सामने। 30 मिनट पहले उसने क्या कर लिया था? बाई चांस, बाई एक्सीडेंटली उसने क्या कर लिया कि 12 टेबलेट खाली पैरासीटामोल की, जो क्या थी? 650 mg थी। ठीक है, कौन सी? डोलो 650 खा ली उसने। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज द प्रायोरिटी फॉर दिस क्लाइंट? अब यहाँ पर एज ए नर्स आपका क्या यहाँ पे इंटरवेंशन रहेगा? फिर एज ए डॉक्टर, डॉक्टर आपको क्या इंटरवेंशन करने के लिए बताएगा? एडमिनिस्टर एंस एसिटाइल सिस्टीन। ठीक है, ये क्या होता है? एंटीडोट वगैरह तो सबको पता है। एडमिनिस्टर एक्टिवेटेड चारकोल, परफॉर्म गैस्ट्रिक लेवाज, या फिर एडमिनिस्टर 5% डेक्सट्रोज इन हाफ नॉर्मल सेलाइन। तो देखो, नॉर्मल सेलाइन का तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, 5% डेक्सट्रोज देखिए क्या ही कर लोगे आप इस कंडीशन के अंदर? इमरजेंसी कंडीशन है। ठीक है, तो ऑप्शन इसको निकाल दो। अब आपके सामने 3 ऑप्शन है, आपका क्या रहेगा यहाँ पे पॉसिबल आंसर? तो देखो, ये बात तो सबके समझ में आई गई होगी कि इसका एंटीडोट क्या होता है? एन एसिटाइल सिस्टीन। ठीक है, तो मेरा ये भी मानना है कि 50% बच्चों ने इसी को करेक्ट किया होगा, जबकि ये यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, होगा, बट इसका भी एक थोड़ा सिनेरियो रहता है कि कौन कौन से टाइम पीरियड में इसे हम करेक्ट मानेंगे। ठीक है, तो देखिए, गाइडलाइन होती है इसको लेके, पैरासीटामोल पॉइजनिंग को लेके। या फिर इंजेक्शन करने, इंजेक्शन की वजह से बच्चा वगैरह इंजेक्शन कर लेते हैं, लाइक जैसे ये आपका सिनेरियो आपके सामने है। तो इसकी कुछ गाइडलाइन है। गाइडलाइन ये है कि इफ लेस देन
4 आवर। अगर इंजेक्शन किया हुआ है लेस देन 4 घंटे के अंदर अंदर, यहाँ पर तो कितना है 30 मिनट ही है, ठीक है। अगर 4 घंटे के अंदर अंदर इंजेक्शन किया हुआ है पैरासीटामोल का, तो आपका यहाँ पे प्रायोरिटी किसको देनी है? एक्टिवेटेड चारकोल को। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, एडमिनिस्टर एक्टिवेटेड चारकोल, अगर 4 घंटे के अंदर अंदर है। नेक्स्ट, इसी के अंदर एक लाइन और ऐड करना चाहूंगा मैं। अगर डोज भी 150 mg पर केजी से ज़्यादा है, तब भी आपको क्या देना है? एक्टिवेटेड चारकोल देना है। बट इसके अंदर एक बट है। क्या है वो बट? कि अगर डोज हमें नहीं पता, इफ डोज डजेंट नोन, ठीक है, डोज के बारे में हमें नहीं पता है, तो क्या करना है? एक्टिवेटेड चारकोल हम नहीं देंगे। अगर हमें डोज का ही नहीं पता तो हम एक्टिवेटेड चारकोल देके क्या करेंगे? अगर सपोज उसने बहुत ज़्यादा गोलियां खा ली है, टैबलेट्स खा लिए, तो उसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल कुछ नहीं करेगा, उसके अंदर आपका आंसर क्या जाएगा? एन एसिटाइल सिस्टीन, ठीक है। तो लेस देन 4 आवर के अंदर अंदर इसने खाया बच्चे ने, ठीक है, और 12 टैबलेट खाई है, तो 12 ईयर ओल्ड बॉय, इसका अगर वेट वगैरह हम देखेंगे तो आंसर इसी के सराउंडिंग रहेगा, ठीक है। इसलिए अपना आंसर किया जाएगा एक्टिवेटेड चारकोल। इसीलिए मैं इस एमसीक्यू को लेकर आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो एंटीडोट दे चुके होंगे अब तक इसको। अब देखो एंटीडोट की क्या गाइडलाइन रहती है। एंटीडोट हमें कब देना है? 4 to 24 आवर, ठीक है। इंजेक्शन के 4 से 24 घंटे के अंदर अंदर हमें क्या करना है? पेशेंट हमारे पास में आता है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो प्लाज्मा लेवल देखना है एसिटामिनोफेन का। प्लाज्मा लेवल देखने के बाद में हम क्या कर सकते हैं? स्टार्ट कर सकते हैं क्या? एंटीडोट। अगर लॉन्गर हो गया 24 घंटे से भी, तो हम डायरेक्ट, हमें क्या करना है? एन एसिटाइल सिस्टीन को स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये 3 सिनेरियो बनते हैं अपने यहाँ पे आंसर के भी, ठीक है। क्वेश्चन के भी सिनेरियो है तो अपने पास में आंसर के भी सिनेरियो है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू, a patient was admitted in surgical ward as a case of abdominal couch। एब्डोमिनल कोच के बारे में पता है आपको? कोच फिनोमेना किसको लिए होता है? टीबी के लिए होता है। तो उसको क्या हुई थी? टीबी हुई थी, तो उसके अंदर इसके लिए उसको सर्जरी वगैरह की होगी। आफ्टर द लेप्रोटोमी सर्जरी, ओके, हाँ सर्जरी की गई है। आफ्टर द लेप्रोटोमी सर्जरी द वुंड एजेस आर नॉट सर्जिकली अप्रोक्सीमेटेड। क्या हो गया था? ये हमने वुंड के क्लोज थे, उनको जैसे नॉर्मल कंडीशन में क्या करते हैं? वुंड के क्लोज को हम क्या करते हैं? सूचर वगैरह करके आराम से एक सीधी लाइन के अंदर सूचर वगैरह कर देते हैं। सर्जिकली अपन इसको क्या कर देते हैं? अप्रोक्सीमाइट कर देते हैं। मगर इस केस के अंदर इन्होंने अप्रोक्सीमेट नहीं किया गया है, ठीक है। सो दैट डॉक्टर हैज अप्लाइड पैकिंग अवर द वुंड एंड लेफ्ट फॉर हीलिंग। अब इसके ऊपर डॉक्टर ने क्या कर दिया? पैकिंग कर दी, ठीक है, ड्रेसिंग कर दी इसके ऊपर। क्यों कर दी? ताकि उसको छोड़ दिया कि भाई इसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो जाए? टिश्यू ग्रोथ हो जाए और इसको फिल कर दे, ठीक है। ये उनका रहा होगा अप्रोच इसको ऐसे छोड़ने के लिए। द इंटेगुमेंट्री कंटिन्यूटी इज रिस्टोर्ड बाय विच टाइप ऑफ वुंड हीलिंग। अब जो ये यहाँ पर जो टिश्यू यहाँ पे भरे जाएंगे इस होल के अंदर, या फिर जो इंसिजन लगा हुआ था इसके बीच के अंदर टिश्यू ग्रोथ होगी, तो ये कौन सी वुंड हीलिंग मेथड की टेक्निक है यहाँ पे, ठीक है। जो इंटेगुमेंट्री कंटिन्यूटी वो रिस्टोर्ड हो रही है, तो कौन सी वुंड हीलिंग मेथड की वजह से ये हो रहा है? प्राइमरी इंटेंशनल वुंड हीलिंग, सेकेंड इंटेंशनल वुंड हीलिंग, थर्ड इंटेंशनल वुंड हीलिंग, या फिर फर्स्ट इंटेंशनल वुंड हीलिंग। क्या रहेगा आंसर अपना? काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आप सभी के सामने एमसीक्यू का। तो देखिए यहाँ पर अपना जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्या किया जा रहा है? सेकंड इंटेंशनल वुंड हीलिंग यहाँ पे करवाई जा रही है, किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ ग्रेन्युलेशन टिश्यू, ठीक है। टिश्यू क्या करते हैं? ग्रेन्युलेशन करते जाते हैं, मैच्योरेशन करते जाते हैं, तो जो यहाँ पे गैप वगैरह था वो ऑटोमेटिकली उससे फिल हो जाएगा। तो ये कौन सा अप्रोच होता है? सेकंड इंटेंशनल वुंड हीलिंग का अप्रोच होता है ये। तो अभी देखिए आपके सामने एक इमेज है जिसके अंदर क्या किया गया है?
प्राइमरी हीलिंग करवाई गई है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट इंटेंशन। क्लीन इंसिजन वुंड और सर्जिकल वाउंड है यहाँ पे, ठीक है। मोर एपिथेलियल रीजनरेशन विथ फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस होगा यहाँ पे, एपिथेलियल का रीजनरेशन होता है, वाउंड हील हो जाता है, ठीक है, वुंड यहाँ पे हील हो जाएगा। रैपिडली विथ कंप्लीट क्लोजर, ये यहाँ पे एमसीक्यू वाली बात है कि प्राइमरी इंटेंशन के अंदर क्या करते हैं, रैपिडली कंप्लीट क्लोजर करते हैं इसके अंदर, ठीक है। हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन क्या कर देते हैं, इसके अंदर फिब्रिन वगैरह प्रोटीन बन जाता है और अच्छे से अपन इसको क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, ताकि फिर ये यहाँ तक आते आते पूरा यहाँ पे रिस्टोरेशन हो जाता है इसका। एमसीक्यू वाली बात कौन सी थी कि कंप्लीट क्लोजर करते हैं, कौन से में करेंगे, प्राइमरी इंटेंशन में या फिर प्राइमरी हीलिंग मेथड में। नेक्स्ट देखिए ये क्या है, सेकेंडरी हीलिंग इंटेंशन। एमसीक्यू क्या बनेगा, एमसीक्यू नंबर 1 फर्स्ट लाइन इसकी, अकर इन ए वुंड विद एक्सटेंसिव सॉफ्ट टिश्यू लॉस, ठीक है, जिसमें सॉफ्ट टिश्यू लॉस होता है उसके अंदर ये वाली प्रोसेस को अपनाया जाता है, ठीक है। हीलिंग जो होती है वो स्लोली होती है, ठीक है, बट ये क्या लीड करती है, यहाँ से एमसीक्यू बनेगा कि वाइड स्कार यहाँ पे बन सकता है, ठीक है, हाइपरट्रोफिड एंड कॉन्ट्रक्चर यहाँ पे आ सकता है पेशेंट के, ठीक। क्या कर दिया इन्होंने, लेफ्ट आउट कर दिया, नीचे से यहाँ पे क्या होता गया, हील होता गया, ठीक है। लास्ट में क्या हो गया, कोलेजन फाइबर यहाँ पे आगे इन्होंने अच्छे से इसको रिस्टोर कर दिया, ठीक है। सेकेंडरी हीलिंग इंटेंशन अपना एमसीक्यू का आंसर भी यही है। अभी देखिए थर्ड हीलिंग प्रोसेस है ये, ठीक है। थर्ड इंटेंशन, थर्ड इंटेंशन से आप किस प्रकार करोगे, देखो टर्सरी वुंड हीलिंग और डिलेड प्राइमरी क्लोजर। एमसीक्यू बनेगा कि कौन सी स्टेज के अंदर डिलेड प्राइमरी क्लोजर किया जाता है, तो थर्ड स्टेज के अंदर, या फिर हीलिंग बाय थर्ड इंटेंशन के अंदर अपन क्या करते हैं, डिलेड प्राइमरी क्लोजर करते हैं। इसके अंदर करते क्या है, देखो सबसे पहले इसके अंदर क्या करते हैं अपन, डिब्राइटमेंट करते हैं। एमसीक्यू बनेगा डिब्राइटमेंट कौन से स्टेज में करते हैं, तो थर्ड इंटेंशन वाली हीलिंग प्रोसेस में करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो यहाँ का जो वुंड है वो कैसा है, कंटामिनेटेड है। जब कोई वुंड कंटामिनेटेड होता है सबसे पहले उसको अपन क्या करते हैं, डिब्राइटमेंट करते हैं। डिब्राइटमेंट करते हैं तो यहाँ पे क्लीनिंग की जाती है, तो क्लीनिंग कौन से फ्लूइड से करेंगे अपन, तो नॉर्मल सेलाइन से, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 9 to 13 लीटर नॉर्मल सेलाइन एक बड़े वुंड के लिए काम में ली जाती है। बाकी लाइक जैसे बड़ा वुंड है उसके लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, लाइक जैसे फीमर वगैरह में फ्रैक्चर वगैरह हो गया उसको अपन डिब्राइटमेंट करना है तो 9 to 13 लीटर अपन एनएस का यूज में लेते हैं, विथ बिटाडिन वगैरह यहाँ पे काम में ले सकते हैं एज ए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। बिटाडिन वगैरह काम में ले सकते हैं क्योंकि कंटामिनेटेड तो ऑब्वियस सी बात है, सेप्सिस तो यहाँ पे हुआ है, ठीक है। और देखिए कंटामिनेटेड वुंड भी ज़्यादा किसमें आपको देखने को मिलेगा, इसी प्रकार के वुंड के अंदर जो यहाँ पे क्या हो, डीप वुंड होते हैं उनमें, ठीक है। आफ्टर वुंड डिब्रीटमेंट एंड कंट्रोल ऑफ लोकल इन्फेक्शन, वुंड इज क्लोज्ड विथ सूचर और कवर्ड यूजिंग स्किन ग्राफ्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू यहीं से बनेगा कि ये जो वुंड यहाँ पे बना था, ये यहाँ पे क्या करना है, इसको डिब्राइटमेंट करने के बाद में क्या करना है, लोकल इन्फेक्शन से बचाना आपकी प्रायोरिटी है। उसके बाद में फिर भी अपने पास में क्या है कि स्किन इनफ नहीं है तो क्या कर दोगे, स्किन ग्राफ्टिंग कर दोगे, ठीक है। या तो यहाँ पे ग्रेनुलेशन टिश्यू आ जाएगा वो इसको भर देगा, नहीं भर पाया तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे स्किन ग्राफ्ट कर दोगे। तो स्किन ग्राफ्ट कर रहे हो तो उसके अंदर भी एमसीक्यू बनते हैं, जीनोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट वगैरह। अभी अपन वो पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक आया है यहाँ पे तो वो मैं आपको बताऊंगा। देखो टॉपिक से टॉपिक कंटिन्यू जो लिंक हो रहे होते हैं ना, उनको जब साथ में पढ़ते हैं तो मज़ा अलग आता है और साथ में मेमोराइज भी वो आराम से रहते हैं, ठीक है। तो क्लोजर विथ वाइड स्कार, तो यहाँ पर भी क्या बन गया, देखो स्कार फॉर्मेशन हो गया ये, ठीक है। तो ये देखो स्किन ग्राफ्टिंग करने की नीड किस में पड़ती है, टर्सरी हीलिंग के अंदर, ठीक है, या फिर हीलिंग बाय थर्ड इंटेंशन के अंदर। ओके, आराम से आ गया समझ में आप सभी के। नेक्स्ट एमसीक्यू, नेक्स्ट देखिए आपको ये इमेज दिखा के एग्जामिनर एमसीक्यू पूछ सकता है कि इन दोनों में से किलोइड वाला स्कार कौन है, हाइपरट्रोफिक स्कार कौन है, ठीक है। तो ये जो आपको लेफ्ट साइड में जो इमेज दिख रही है ये कौन सा है, किलोइडल स्कार है। यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा हार्डनेस फील होती है आपको, ठीक है, किलोइड बन जाता है। और राइट वाला क्या है, हाइपरट्रोफिक स्कार है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, इमेज देख के आप आराम से पहचान सकते हो। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आप सभी के सामने, A patient is 38-year-old was admitted in surgical floor with wound our sacral region। sacral region के अंदर उसके क्या हो गया है, wound बन गया है। The nurse when doing the dressing of the wound observed the bloody drainage। वहाँ पे क्या देखने को मिला है आपको, bloody drainage देखने को मिला है। While documenting the procedure, the term used by the nurse to denote bloody discharge। अब वो क्या करेगी, नर्स क्या करती है, डॉक्यूमेंटेशन करती रहती है, पेशेंट को क्या जो काम करती है पेशेंट के लिए वो सब चीज़ लिखती है,
ठीक है, ताकि जब हैंड ओवर के टाइम पे वो सब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के नेक्स्ट स्टाफ को बताया जाए कि हाँ ये मैंने प्रोसेस अभी तक कर दी है, आगे का काम आपका है, ये आपको करना है। ठीक है, तो वो कौन सी टर्म का यूज में लेगी यहाँ पे, सेंगियसनेस, सेरस पुरुलेंट या फिर सेरोसेंगियसनेस। ठीक है, ब्लडी डिस्चार्ज है केवल। ठीक है, साथ में और कुछ ऐड नहीं किया हुआ है, तो कंफ्यूज होकर आंसर गलत मत कर देना। ब्लडी डिस्चार्ज के लिए कौन सी स्पेशल टर्म के यूज में लिया जाता है? क्या रहेगा आंसर? तो देखिए यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सेंगिनेस। ठीक है, सेंगिनेस क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। इसका क्या मतलब होता है? ब्लडी डिस्चार्ज, कुछ नहीं है। सेंगिनेस का क्या मतलब हो गया? ब्लडी डिस्चार्ज। प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन वोंड डिस्चार्ज को हम क्या बोलते हैं? सेंगिनेस। कैसा होता है ये? आप जब देखोगे ड्रेसिंग को, ड्रेसिंग कैसी देखने को मिलेगी? ब्राइट रेड कलर, या फिर यहाँ पे रेड कलर की आपकी ड्रेसिंग देखने को मिलेगी। ब्राइट तो तब देखने को मिलती है जब उसके अंदर आर्टेरियल ब्लड आता है तब। और ये आपको बताता है क्या, कि पेशेंट को क्या हो गया है? एक्टिव ब्लीडिंग चल रही है अभी। तो इससे एक बहुत ही अच्छा सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू बन सकता है, ध्यान में रखना कि भाई पेशेंट को एक्टिव ब्लीडिंग है, या फिर एक्टिव ब्लीडिंग ना देके बता दे पेशेंट को सेंग्यूसनेस ब्लीडिंग है। आफ्टर सर्जरी पेशेंट को सेंग्यूसनेस ब्लीडिंग है, तो नर्स क्या डॉक्यूमेंट करेगी या नर्स क्या करेगी यहाँ पे, इस प्रकार का। अभी देखिए आपके सामने कुछ इमेजेस हैं, दिखाई दे रही है। एक इमेज के अंदर मल्टीपल यहाँ पे गोज पीस रखे हुए हैं। उनमें बताया हुआ है कि ये क्या है? सेरस है, ये क्या है? पुरुलेंट है, ये क्या है? सेंगिसनेस है, या फिर ये क्या है? सेरोसेंगिस है। देखो सेरस का क्या मतलब होता है? मतलब होता है, सेरस का क्या मतलब होता है? प्लाज्मा रिलेटेड। ठीक है, सेरस का क्या मतलब होता है? क्लियर वाटरी फ्लूइड। क्लियर वाटरी फ्लूइड है, तभी ये गोज पीस एकदम व्हाइटिश दिख रहा है, अपने को क्रीमी व्हाइटिश दिख रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? सेरस फ्लूइड। पुरुलेंट का क्या मतलब होता है? पुरुलेंट का मतलब होता है थिक ग्रीन येलो। थिक ग्रीन येलो, हल्का सा ये कैसा है? ब्राउनिश है। इस प्रकार का अगर कलर आपको देखने को मिले तो आपको समझ जाना है ड्रेसिंग का कलर कैसा है? पुरुलेंट है। मतलब क्या है? इन्फेक्टेड वुंड में आता है ये सब। तो ये कैसा वुंड हो जाएगा? अगर किसी वुंड के ऊपर इस प्रकार की ड्रेसिंग है तो वहां का वुंड कैसा है? क्लियर है। अब देखिए एमसीक्यू कैसा आपका, सेंगिसनेस। तो सेंगिसनेस कैसा रहेगा? इस तरह का। ठीक है, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? ब्लड दिखाई दे रहा है, एक्टिव ब्लीडिंग दिखाई दे रही है। और यहाँ पे सेरोसेंगिसनेस, सेरो का मतलब तो क्या हो गया? क्लियर फ्लूइड। सेंगिसनेस का मतलब हो गया ब्लड, मतलब फ्लूइड के साथ में ब्लड मिक्सअप आया हुआ रहेगा, तो थोड़ा पिंकिश कलर का आपको यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही होगी। तो ये क्या है? अपने चारों टाइप के इमेजेस हैं जिससे एमसीक्यू बनते हैं। बच्चे यहाँ पे खूब कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, मगर अब आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं है, आराम से मैंने आपको एक एक करके इसकी विथ इमेज मैंने आपको समझा दिया है। अभी देखिए सेम इमेज है अपने पास में। सेरस ड्रेनेज के बारे में बताया था मैंने क्या? क्लियर वाटरी फ्लूइड होता है। पुरुलेंट ड्रेनेज के बारे में बताया था, थिक येलो ब्राउन ड्रेनेज आएगा। सेरोसिंगेसनेस में क्या होता है? थिन वाटरी ड्रेनेज दैट इज ब्लड टिंक्ड। ब्लड टिंक्ड का मतलब ब्लड उसमें मिक्स्ड है। एंड फोर्थ क्या होता है? सिंगेसनेस ब्लीडिंग, ब्लडी ड्रेनेज आएगा। लार्ज अमाउंट सस्पेक्टेड हेमरेज के बारे में आपको पता लगेगा इससे। और ब्राइट ब्राइट अगर ड्रेनेज है तो वो बताएगा कि फ्रेश ब्लीडिंग है यहाँ पे। बस कुछ नहीं है, बस इसको थोड़ा समझाने के लिए एक इमेज और आप सभी के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू, यू हैव रिसीव्ड ए पेशेंट फ्रॉम द ओटी हु हैज हैड जनरल एनेस्थेसिया, जिसको क्या दिया गया था? जीए दिया गया था, इंट्यूबेशन वगैरह किया गया था, सारी प्रोसेस फॉर मेजर सर्जरी इन द पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट।
द पेशेंट बिकम कॉन्शियस एंड सेड दैट ही वांट टू ड्रिंक सम वाटर। पेशेंट क्या अभी कॉन्शियसनेस है पेशेंट को पूरी, और वो बता रहा है खुद से कि उसको क्या पीना है, पानी पीने की उसको इच्छा हो रही है, पानी पिला दो, गला सूख रहा है इसका। व्हाट इज द एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन। अब यहाँ पे एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? चेक द रेस्पिरेटरी रेट फर्स्ट, चेक द लंग साउंड, चेक द गैग रिफ्लेक्स, चेक द डीप टेंडन रिफ्लेक्स। क्या रहेगा आंसर? तो देखिए ये एमसीक्यू में अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट एमसीक्यू पे जल्दी चलेंगे। आंसर क्या रहेगा अपना? गैग रिफ्लेक्स। गैग रिफ्लेक्स को चेक किए बिना हम यहाँ पे फ्लूइड नहीं पिलाएंगे। क्यों नहीं पिलाएंगे? अगर पेशेंट को देखो जीए दिया है, तो जीए के टाइम पे क्या होता है, गैग रिफ्लेक्स जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। एब्सेंट होने की वजह से अगर हमने उसको पानी पिला दिया तो वो क्या करेगा, उसके एयरवे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। पेशेंट कान प्रोटेक्ट हिज और हर एयरवे। तो अब ये तो चलो ठीक है, अब आप पता कैसे लगाओगे गैग रिफ्लेक्स का? तो पता लगाने के लिए क्या करोगे, आप टंग डिप्रेशन लोगे और क्या करोगे, बैक ऑफ द माउथ को टच करोगे। अगर पेशेंट गैग्स करता है, ठीक है, तो उसको रिफ्लेक्सेस आ गए हैं। अगर वो कुछ भी महसूस नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो उसको अभी गैग रिफ्लेक्स नहीं आए, अपन फ्लूइड नहीं देंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू, Barnett's gland is a histological finding of which structure in the gastrointestinal tract। क्या पूछा गया है आपसे? बर्नर्स ग्लैंड के बारे में पूछा गया है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट रहती है, इसोफेगस में, स्टमक में, ड्यूडेनम में या फिर लीवर में। इसको कब डिस्कवर किया गया था? तो 1688 के अंदर इसको डिस्कवर किया गया था। कहाँ पे रहती है बर्नर्स ग्लैंड? देखो इसका सीधा साधा आंसर है, कहाँ रहती है? ड्यूडेनम के अंदर। क्या करती है ये? सीक्रेट एल्कलाइन बेस्ड म्यूकस को ये क्या करती है? सीक्रेट करती है। प्रोटेक्ट द ड्यूडेनल लाइनिंग। ड्यूडेनम की जो लाइनिंग होती है उसको ये क्या करने का काम करती है? प्रोटेक्शन करती है। क्योंकि एसिड रिफ्लेक्स वगैरह से ड्यूडेनम भी हार्म हो सकता है उसको, तो वहां पर कौन सी ग्लैंड उसको बचाती है? बर्नर्स ग्लैंड। पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू पूछा हुआ है वैसे ये एग्जाम में, जिपमेर में पूछा हुआ है, तो अगर पूछे तो पूछ सकते हैं इसको। वैसे सिनेरियो बेस्ड नहीं है, प्रैक्टिकल बेस्ड भी नहीं है, इमेज बेस्ड भी नहीं है, तो आप चाहो तो इसको अवॉइड कर सकते हो, बट नेक्स्ट नोटसेट के अंदर आने की संभावनाएं बहुत है। ट्रांसप्लांट ऑफ किडनी फ्रॉम मदर टू सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मदर से लेके बच्चे में क्या की गई है? ट्रांसप्लांट की गई है किडनी का। तो ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है? ऑटोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट या फिर जेनोग्राफ्ट। क्या होगा यहाँ पे आंसर? भाई मदर से लेके बच्चे में किडनी को ट्रांसप्लांट किया गया है, तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल है? तो देखिए आप सभी के सामने एक इमेज है जिसके अंदर चारों टाइप के ग्राफ्ट दिए हुए हैं, ठीक है। ऑटोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट। इस इमेज के बाद में आप कभी नहीं भूलोगे कि ये कौन सा ग्राफ्ट को कहाँ यूज में करते हैं। ऑटोग्राफ्ट का मतलब देखिए, एक पर्सन बनाया हुआ है, इसी का ग्राफ्ट लेके इसी पे लगा दिया, क्या हो गया? ऑटोग्राफ्ट, ठीक है, ऑटोग्राफ्ट। ओके, लाइक पेशेंट के कहीं और कहीं इंजरी थी, ग्राफ्ट कहाँ से ले लिया? थाई से ले लिया, उस इंजरी के ऊपर जो स्किन ग्राफ्ट लिया वो लगा दिया। किस टाइप का ग्राफ्ट हो गया? ऑटोग्राफ्ट हो गया। मोस्ट कॉमनली इसी को ही काम में लिया जाता है। तो देखिए, ग्राफ्ट इन द सेम पर्सन
फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू द अनदर एरिया, लाइक स्किन ग्राफ्ट हो गया। हेयर ट्रांसप्लांटेशन किस तरह का ग्राफ्टिंग का या फिर किस तरह का एग्जाम्पल है, ऑटोग्राफ्ट का एग्जाम्पल है। बोन ग्राफ्ट हमने लिया, किस तरह का एग्जाम्पल है, ऑटोग्राफ्ट का। लाइक बोन पे प्लेटिंग वगैरह कुछ करनी थी, यहाँ पर गैप है थोड़ा, इसको ग्राफ्ट को भरने के लिए कहाँ से ले लिया, इलेक्ट्रेस्ट से बोन ग्राफ्ट ले लिया और यहाँ पे लाके फिल कर दिया, तो ये किस टाइप का ग्राफ्ट हो गया, ऑटोग्राफ्ट हो गया। अब देखिए आइसोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट का मतलब बिटवीन द आइडेंटिकल ट्विंस, दो आइडेंटिकल ट्विंस के बीच में ग्राफ्ट का लेन देन होता हो रहा है, तो वो क्या हो गया, आइसोग्राफ्ट। इसके हम देखो एलोग्राफ्ट, दिस इज बिटवीन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज, लाइक, ठीक है, सेम स्पीसीज, ह्यूमन टू ह्यूमन, ठीक है, हम कुछ लेन देन कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, एलोग्राफ्ट। लाइक किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, लंग ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, कौन सा हो गया, एलोग्राफ्ट हो गया। इसके बाद में लास्ट बचता है जीनोग्राफ्ट। जीनोग्राफ्ट में क्या है, स्पीसीज आ जाएगी अदर देन ह्यूमंस, मतलब बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज, लाइक मंकी टू मैन, ठीक है, या फिर जैसे पिग, पिग से अपन ग्राफ्ट वगैरह लेते हैं, ठीक है, हार्ट के अंदर अपन वॉल रिप्लेसमेंट के अंदर काम में लेते हैं, पिग पिग के वॉल को वहाँ पे काम में लेते हैं, तो वो क्या हो गया, जेनोग्राफ्ट। तो इसके बाद में आप कभी भी ग्राफ्ट से रिलेटेड एमसीक्यू नहीं गलत करोगे, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस एमसीक्यू का अपना आंसर क्या जाएगा करेक्ट, तो अभी मैंने क्या बताया, मदर टू सन, मदर टू सन, ठीक है, तो क्या बताया, बिटवीन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ सेम स्पेसीज, तो आपका आंसर क्या रहेगा, एलोग्राफ्ट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, विकोज ट्रायड इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, ठीक है, जो विकोज ट्रायड रहता है उसमें सभी को इंक्लूड किया गया है, एक को छोड़ के, तो किसको छोड़ के, एंडोथेलियल इंजरी को, स्टेसिस ऑफ ब्लड फ्लो को, हाइपर कोगुलेबिलिटी को, या फिर प्लेटिलेट थ्रम्बस को, किसको जो है वो विरको ट्रायड के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। तो सबसे पहला इसका आंसर आप गेस कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, मैं डायरेक्ट आंसर की बात करने वाला हूँ। तो देखिए क्या है, विरकोज ट्रायल्स किसके लिए लिया था, सबसे पहले अगर एमसीक्यू बनेगा तो ये बनेगा डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए, ठीक है, डीवीटी जैसी और प्रॉब्लम्स के लिए जो ट्रायड काम में लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, विरकोज ट्रायड। इसके अंदर होता क्या है, तो देखो डीवीटी के अंदर क्या होता है, वही सब इसके अंदर होता है। तो देखो क्या होता है डीवीटी में, हाइपर कोगुलेबिलिटी, ठीक है, सेकंड वन क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, ब्लड स्टेसिस, थर्ड वन यहाँ पे क्या मिलता है, वेसल्स में इंजरी। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, कौन सा नहीं होगा, तो डी। आंसर क्या जाएगा, प्लेटिलेट थ्रम्बस, ठीक है। यही सब आप पढ़ते हो डीवीटी के अंदर। डीवीटी में क्या होता है, रेडनेस होती है, एडिमा हो सकता है, पेन होता है यहाँ पे, होमान साइन वगैरह, ठीक है। तो विचोटाइड के अंदर ये तीनों स्ट्रक्चर, ये तीनों यहाँ पे क्राइटेरिया काम में आता है, कौन सा नहीं आता, तो प्लेटिलेट थ्रम्बस फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं बनता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन इज सीन इन, रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन जो है स्किन के अंदर अगर पिगमेंटेशन हो रहा है, ऐसे डॉट 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 बन रहे हैं, देखो हैंड्स के अंदर भी डॉट डॉट बने हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या है, किस तरह का पिगमेंटेशन है, रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन। कौन सी कंडीशन में दिखाई देता है, आर्सेनिक पॉइजन के अंदर, फॉस्फोरस पॉइजनिंग के अंदर, मरकरी पॉइजनिंग के अंदर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या रहेगा आंसर, रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन। इमेज दे सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये किस तरह का अपीयरेंस है, अपीयरेंस किस तरह का है, रेन ड्रॉप अपीयरेंस है, स्किन का पिगमेंटेशन कैसा हो गया, रेन ड्रॉप पिगमेंट। अब कौन सी कंडीशन में आता है, तो ये आता है आर्सेनिक पॉइजन के अंदर, आर्सेनिक की पॉइजन के अंदर ये देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलेगा आर्सेनिक के अंदर, तो देखिए आर्सेनिक की स्पेलिंग क्या होती है, ARSENIC। तो देखो ए से क्या होता है, आर्सेनिक जब पॉइजन होती है तो पेशेंट को क्या होता है, एनीमिया होता है। और क्या होता है, आर से क्या हो जाएगा, रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन,
एस से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब एंडोकार्डियल हेमरेज हो जाएगा यहाँ पे एस से। ई से क्या हो सकता है, ई से हो जाएगा इरप्शन। आई एन से क्या हो जाएगा, एन से हो जाएगा एन ए, क्या मीनिंग हो गया इसका, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। ठीक है, इसको एनालिसिस करने के लिए कुछ प्रोसीजर वगैरह होगा। इसके बाद में आई से क्या हो सकता है यहाँ पे, इम्बिबिशन। इम्बिबिशन का क्या मतलब होता है कि आफ्टर डेथ क्या होता है, बॉडी का अंदर जो आर्सेनिक वगैरह जो जमा हो गया था वो यहाँ पे क्या सराउंडिंग यहाँ पे सोइल्स के अंदर चला जाएगा। ये आपका एमसीक्यू नहीं है, मगर इसका मेनोमिक के अंदर ये आया हुआ है, तो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। सी से क्या हो जाएगा, कुमुलेटिव पॉइजन। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कोलेरा लाइक सिम्टम। तो ये हो गया अपना आर्सेनिक से रिलेटेड पॉइजनिंग। और किस प्रकार का अपीयरेंस होता है, तो रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन स्किन का हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, फर्स्ट पोस्टमार्टम चेंजेज इन द बॉडी आफ्टर डेड बॉडी, आफ्टर डेथ बॉडी के अंदर पोस्टमार्टम चेंजेस आते हैं, तो सबसे पहले चेंजेस कौन सा आता है, मैगोट फॉर्मेशन, प्यूट्रिफिकेशन, ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ राइट इलाइक फोसा, या फिर ममिफिकेशन। क्या होगा आंसर यहाँ पे, आफ्टर डेथ फर्स्ट पोस्टमार्टम चेंजेस क्या आएंगे पेशेंट में। तो देखो, फर्स्ट पोस्टमार्टम चेंज आएगा बॉडी के अंदर, वो आएगा ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ राइट इलाइक फोसा। ठीक है, फर्स्ट पोस्टमार्टम चेंजेस आएगा कौन सा, ग्रीनिश डिस्कलरेशन इन राइट इलाइक फोसा। उसके बाद में देखिए एक स्टेप होती है डेड बॉडी की प्यूट्रिफिकेशन। यहाँ से जो एमसीक्यू आएगा वो ये आ सकता है कि यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया कौन सा होता है जो प्यूट्रिफिकेशन करवाता है, ये होता है क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची। ठीक है, ध्यान में रखना प्यूट्रिफिकेशन जो डिकम्पोस्ट अपन कर सकते हैं समझने के लिए थोड़ा बहुत। ठीक है, उसके लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, तो क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची। हर्बर्ट पिट्स आर सीन इन, ठीक है, आइज के अंदर देखिए ये जो यहाँ पे पिट्स बन रहे हैं, ठीक है, हर्बर्ट पिट्स बोलते हैं इनको। ये कौन सी कंडीशन में सीन होते हैं, वेनेरियल कंजक्टिवाइटिस, एटोपिक कंजक्टिवाइटिस, गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस, या फिर क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस। क्या होगा आंसर, तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, एक बैक्टीरिया होता है क्लेमाइडिया जो कंजक्टिवाइटिस कोज करता है। तो ये कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है आपको, तो ट्रेकोमा के अंदर। ऑप्शन क्या जाएगा, क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस। नेक्स्ट एमसीक्यू, ड्रग ऑफ चॉइस इन आई इन ट्रेकोमा एंडेमिक डिजीज। एंडेमिक का क्या मतलब होता है, देखो एंडलेस प्रेजेंट होगा। ठीक है, एंडलेस, एंडेमिक एपिडेमिक मतलब सडन आउटबर्स्ट, एंडेमिक एंडलेस प्रेजेंट होना, पैंडेमिक वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट होना, स्पोरेडिक का मतलब कुछ कुछ जगह पे सीजनल वगैरह अपन समझ सकते हैं। तो ट्रैकोमा एंडेमिक हो गया है, तो उस एरिया के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगा अपना, इरिथ्रोमाइसिन, जेनसाइक्लोवियर, क्लिंडामाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। चलिए आपके लिए एक आसानी कर देता हूँ एमसीक्यू का आंसर समझने के लिए। ऐसी एंटीबायोटिक देंगे जो कैसी होंगी, मैक्रोलाइट।
मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक कौन सी है इसमें से, वो यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। प्लस जिसका टिश्यू कंसंट्रेशन भी हाई हो, वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। कौन सी लेंगे, एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, मैक्रोलाइड ग्रुप की एंटीबायोटिक होती है, एजिथ्रोमाइसिन यहाँ पे उसको प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट, which subtype of human papilloma virus has maximum chance of causing carcinoma cervix। ठीक है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है तो उसका कौन सा सब टाइप है जो मैक्सिमम चांस करता है किसको, कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स कोज करने का मैक्सिमम चांस, कौन सा टाइप ऑफ सब टाइप जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का सब टाइप कौन सा होता है जो कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स करता है सबसे ज्यादा, HPV 16, 18, 6, 11, 31, 32 या फिर 1 and 2। क्या होगा आंसर। तो देखिए, ये मैंने पहले भी सोल्व करवाया था जब मैंने आपको वैक्सीनेशन पढ़ाया था, HPV से लेके गार्डिसिल वगैरह, सर्वाविक वगैरह, उसके अंदर मैंने ये टॉपिक कंसिडर किया था वहाँ पे। तो देखो, मैक्सिमम चांस ऑफ डेवलपिंग कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स क्या रहेगा ऑप्शन में, 16 to 18 आ सकता है एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट है। हम जो एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, हम सब एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं वो सारे सारे पीवाईक्यू हैं, कोई भी रैंडम एमसीक्यू हम सोल्व नहीं कर रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और यही टॉपिक्स एग्जाम में पूछा रहते हैं बार बार। ये एमसीक्यू नहीं तो कुछ और पूछ लेंगे, बट टॉपिक मोस्ट प्रोबेबली आपको 40 to 50% तक टॉपिक यही मिलेंगे, बस एमसीक्यू घुमा फिरा के नए एमसीक्यू बना के पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, चलो जैसे ये एमसीक्यू एक बार पूछ लिया, अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से टॉपिक यही रहेगा मगर एमसीक्यू घुमा देगा। एमसीक्यू ये घुमा देगा कि पूछ लेगा जेनाइटल वॉर्ट्स कौन कोज करता है मोस्ट कॉमन, कौन सा ऐसा सब टाइप है जो जेनाइटल वॉर्ट कोज करता है एचपीवी का। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ही है, सब टाइप के बारे में ही है, मगर पूछ लिया किसके बारे में, जेनाइटल वार्ट के बारे में। तो यहाँ पर आपका आंसर 16 to 18 नहीं रहेगा, यहाँ पर आपका आंसर रहेगा 6 and 11 HPV सब टाइप। ये तो हो गई बात किसकी, जेनाइटल वार्ट की। एक और होते हैं कॉमन वार्ट्स भी होते हैं, तो कॉमन वार्ट्स कोज करेगा वो कौन होगा, HPV 1 and 2। कॉमन वार्ड के लिए ट्रीटमेंट क्या है, क्रायो सर्जरी। क्रायो सर्जरी करवा सकते हैं, ठीक है, इनको ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू, बायोलॉजिकल इंडिकेटर फॉर डिटरमाइनिंग एफिकेसी ऑफ ऑटोक्लेविंग। हम ऑटोक्लेविंग करते हैं डिसइंफेक्शन करने के लिए, स्टेरिलाइजेशन करने के लिए, काफ़ी अच्छी प्रोसेस होती है और मोस्ट कॉमन प्रोसेस हॉस्पिटल में यही होती है। ठीक है, तो उसकी एफिकेसी कितनी अच्छी है उसको चेक करने के लिए कौन सा बायोलॉजिकल इंडिकेटर काम में लिया जाता है। काफ़ी अच्छा एमसीक्यू है। स्यूडोमोनास एरिजिनोसा, क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस, बैसिलस स्टेरियोथर्मोफिलस बैक्टीरिया या फिर साल्मोनेला टाइफी। तो यहाँ पर आपको जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर जो काम में लेना होता है एफिकेसी के लिए, आंसर क्या रहेगा, बैसिलस स्टेरोथर्मोफिलस जो बैक्टीरिया होता है उसको यहाँ पर डाला जाता है साथ में, बायोलॉजिकल इंडिकेटर पता लगाने के लिए कि भाई हाँ ये एफिके सही तरीके से काम कर रहा नहीं कर रहा ऑटोक्लेव। तो ये क्या होता है, बैक्टीरिया का स्पोर होता है जिसको इसके अंदर इंसर्ट किया रहता है। इसका इसी को क्यों डालते हैं, इसके अंदर क्या होती है, रेसिस्टेंस टू हीट होता है। ये किस प्रकार का होता है, हीट से रेसिस्टेंस होता है। अब देखते हैं ऑटोक्लेव इसको किस प्रकार से किल कर पाता नहीं कर पाता, तो इससे क्या है कि उसको एफिकेसी का पता लग जाएगा ऑटोक्लेव का। नेक्स्ट एंड लास्ट एमसीक्यू आज के सेशन का, ए 24-year-old reproductive age female visited to the rural PHC for IUCD insertion टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। एक 24 ईयर रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल है जो पीएचसी पे जा रही है, उसको किस लिए जा रही है,
इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्शनल डिवाइस यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए, किसके लिए, प्रिवेंट करना प्रेगनेंसी को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आईयूसीडी इंसर्शन। ये एमसीक्यू बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, आप सभी को पता है। कॉन्ट्रासेप्शन एक बार मेरे कहने से आप सभी लोग पढ़ के जाना, ठीक है, साइड इफेक्ट पढ़ लेना और किस प्रकार से यूज आता है वो भी देख लेना एक बार। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है इससे, पेल्विक इन्फेक्शन होता है, पेन होता है, ब्लीडिंग होती है। क्या रहेगा आंसर यहाँ पे? मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में पूछा है आपसे। तो देखिए मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है? ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग होता है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम आईयूसीडी को यूज करना ही बंद कर देंगे। ब्लीडिंग होता है इसका साइड इफेक्ट, मतलब मगर ये तो मोस्ट कॉमन है ना, इतना डेंजरस साइड इफेक्ट नहीं है, बट मोस्ट कॉमन है कि होगा ही होगा ब्लीडिंग। अब बट इसकी ब्लीडिंग की वजह से अपन ऐसा थोड़ी अपन आईयूसीडी को रोकेंगे। तो इसके लिए एग्जाम में एमसीक्यू बन सकता है आपके लिए कि ब्लीडिंग हो रही है, आईयूसीडी इंसर्शन करना है, पेशेंट को ब्लीडिंग भी हो रही है, तो क्या अप्रोच से आप आईयूसीडी कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या होता है, फीमेल को जो है आयरन की टैबलेट दी जाती है 2 मंथ्स तक आफ्टर आईयूसीडी इंसर्शन। इस अप्रोच के साथ में अपन क्या करते हैं, आईयूसीडी को इंसर्शन करते हैं ताकि इस साइड इफेक्ट से बचा जा सके। अगर बचा भी नहीं जा रहा तो आयरन अगर जा रहा है बॉडी के अंदर तो कॉम्प्लिकेशन कुछ आएगी नहीं। यहाँ पे देखो पेन भी दिया हुआ है, तो पेन क्या है, सेकंड मोस्ट कॉमन। मोस्टली कब होता है, रिमूवल के टाइम पे, ठीक है। तो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर्स काफ़ी अच्छा लगा हो, आपका नॉलेज खूब सारा बूस्टअप हुआ हो। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसके अंदर इससे भी ज़्यादा अच्छे प्रकार के एमसीक्यूज़ मैं लेके आऊँगा आप सभी के लिए, और इससे भी बेहतरीन टॉपिक मेरी कोशिश रहेगी कि इससे भी बेहतरीन उसको सेशन बनाया जाए और खूब सारे एमसीक्यूज़ हम सोल्व करें साथ में मिलके। कुछ दिनों बाद में जब एग्ज़ाम नियर बाय रहेगा तो कोशिश करूँगा मैं लाइव क्लासेस लेने की, ठीक है, तो वहाँ पे भी अपना बेहतरीन अपना सेशन चलेगा। अगेन एक रिमाइंडर है किसके लिए, अपनी टेस्ट सीरीज़ के लिए। क्या रिमाइंडर है, टेस्ट सीरीज़ किसके लिए, केजीएमयू के लिए, क्योंकि अभी केजीएमयू के जो फॉर्म अब शुरू होने वाले हैं आपके, ठीक है, तो अब ज़्यादा देरी नहीं है, विद इन 1 वीक या 2 वीक मैक्स है, केजीएमयू जो है वो फॉर्म आपसे भरवा लेगा, ठीक है, और एग्जाम भी बाद में जल्दी ही करवाएगा, ठीक है। तो हो सकता है नोट सेट और केजीएमयू आपके पास में देखने को मिले, तो आपके लिए अच्छा है, दोनों के लिए प्रिपरेशन काम आएगी, ठीक है। और साथ में ही देखो केजीएमयू का जो पेपर है वो एग्जाम पेपर किस प्रकार का होगा, 60 एमसीक्यू आपके नर्सिंग से, बाकी के 10+10+ करके आपके जो एमसीक्यू जाएंगे अदर सब्जेक्ट में से। तो अपनी जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर भी आपको कितने पेपर मिलेंगे, टोटल 120 टेस्ट पेपर आपको देखने को मिलेंगे अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर। और ये सब कहाँ पे मिलेंगे आपको, हमारी ऐप के अंदर। तो आई ऐप जो है वो कहाँ पे है, प्ले स्टोर पे भी है और iOS के ऊपर भी है। तो जिनके पास में आईफोन है, ठीक है, जो अमीर लोग हैं उनके आईफोन है तो वो iOS पे डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं अपने, ठीक है। और टेस्ट सीरीज के अंदर क्या है, ये जो 60 पेपर है अपने, सॉरी ये जो अपना 60 एग्जाम पैटर्न है, इसके एमसीक्यू कितने बनाए गए हैं, इसके जो टोटल 50 टेस्ट बनाए गए हैं इसके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। और बाकी के जो रेस्ट टेस्ट पेपर है उसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज जो है वो आपको टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल 120 टेस्ट पेपर है। प्राइस भी हमने इसकी एकदम अफोर्डेबल रखे थे, ठीक है, क्योंकि हम भी कभी स्टूडेंट थे, हम भी कभी पढ़ते थे, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई स्टूडेंट जो है वो किस प्रकार से फैमिली को आपको एक टाइम बाद में जो क्या होता है कि फैमिली से भी पैसे लेना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो टाइम हो चुका होता है कुछ बच्चों का, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अफोर्डेबल रेंज है। तो बाकी कुछ भी डाउट्स वगैरह हो प्राइस से या फिर टेस्ट सीरीज से, तो नीचे आपको सपोर्टिव नंबर दे रखे हैं, तो इससे आप बात कर सकते हैं सर से, और इन आप मैसेज छोड़िए, अगर बिजी हैं तो आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा कुछ टाइम के अंदर ही। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर प्रिपरेशंस। थैंक यू सो मच आरएनसीसी के साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।